अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, सो मच। मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजों के लिए। आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। माफिया क्वीन, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं पर से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने नैना टक्कर से कहा था कि मैंने लाइफ उनका रोमांस देखा, उनके लाइफ सेक्स देखा, लाइफ इंटरमेशन देखी, तो उसके चेहरे का रंग एक तरफ तो शर्म से था, दूसरी तरफ गुस्से से लाल, क्योंकि किसी की प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट मोमेंट्स कह सकते हैं, प्राइवेट चीज़ नहीं कह सकते, प्राइवेट मोमेंट को मैंने अपनी आंखों से देखा। कितनी बेशर्म हूँ मैं। लेकिन उसे क्या पता था, जिसने देखा वो उसी के साथ वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन ये करना ज़रूरी है। मैं कोई कहानी नहीं लिख रही, मैं कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रही, मैं कोई स्टोरी नहीं लिख रही हूँ, कोई किताब नहीं लिख रही हूँ जिसमें मैं जान के ही वो सब कुछ लिखूँ जो मुझे करना है। वो मोमेंट्स खुद ब खुद बना। और अब आप क्यों चाहते हैं कि आप नैना के पास रहें? किसी और तरीके से भी जज के, मतलब इनके फादर के पीछे तो आप लगे हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी बनकर, तब भी कुछ पता नहीं चल रहा। हर जगह जा रही हूँ, हर चीज़ पता कर रही हूँ, हर जगह मुझे सिर्फ एक क्लीन चेक मिल रहा है। क्लीन चेक, क्लीन चेक, क्लीन चेक, यानी कि इस चीज़ में उनका हाथ ही नहीं। तो फिर क्लीन चेक तुम भी दे दो। माला कहती है, माला, तुम्हें पता है माला, हम क्लीन चेक उसे दे सकते हैं जिसके ऊपर हमें पूरी तरह से हमारी गट फीलिंग भी कहे हाँ ठीक है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो प्रॉब्लम हटा देनी चाहिए। लेकिन बाद में हमें वही इंसान सांप की तरह डसता है। तो इसलिए मैं उन्हें क्लीन चेक नहीं दे पा रही हूँ। और इन लड़कों का क्या करना है? उन्हें सज़ा मिल रही है। हाँ, जब कुत्ते काट के उन्हें फेंक दें, अगर ज़्यादा काट रहे हो तो उन्हें हटा दो। तुम लोगों को पता है कि उन्हें किस तरह हटाना है। और सेकेंडली, उन्हें घसीट के यहाँ लाओ, जो कि आधा काम हमें यहाँ करना है। आधा काम पता है क्या करना है? जैसे कि उन्होंने कहा वो मेरे साथ ये करना चाहते हैं, मैं उनके साथ रिटर्न वापस ये करूँगी। जैसे कि कांच के शीशों से मेरी नस नस को काटना चाहते थे, तो वही चीज़ मैं नहीं करूँगी, कोई और करेगा। ये कहकर वो लड़की को लाते जिसकी आंखें बंद थी, आंखें बिल्कुल बंद थी। तो उस लड़की को लाते और कहते हैं अब हटाओ पर। तो उस लड़की की आंखें खोलने से पहले वो अपने चेहरे पर मास्क लगा देते दो लोग, जो वहाँ दो लोग खड़े थे वो। बाकी माला के चेहरे पर तो पहले से मास्क था, लेकिन हाँ, उसका मास्क चेंज था। माफिया क्वीन का मास्क कुछ और होता है, और उनके जो साथी होते हैं, उनकी टीम होती है, उनका मास्क कुछ और होते हैं। अगर माफिया क्वीन क्वीन वाला मास्क पहनती है तो उनके सारे जितने भी लोग होंगे वो सब लोग एक गुलाम की को मास्क पहने हुए हैं, गुलाम के। कोई वजीर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जोकर भी नहीं, लेकिन गुलाम के नो सब लोगों ने मार्क्सिस पहने थे। तो लड़की की जब आंखों से पट्टी हटाते तो लड़की डर जाती। तो माफिया क्वीन इसके सामने जाके कहती है, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, तुम्हें इस कंडीशन पर पहुंचाने वालों के साथ तुम्हें क्या करना है तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। वो लोग मिल गए। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि किसी भी कोने में रहें, कहाँ भी रहें, उन्हें घसीट कर तुम्हारे कदमों में लाऊंगी। लो, आ गए वो लोग। सामने से उनके आदमी, माफिया क्वीन के आदमी उन्हें घसीटते हुए उस लड़की के सामने लाते। लड़की उनकी कंडीशन देखकर पहले तो डर जाती, फिर खुश होती, उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। और वो लोग दर्द के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन जब उस लड़की पर नज़र जाती है तो उनकी दर्द की चीख और बढ़ जाती है, क्योंकि वो लड़की वो थी जिसे मरने की कंडीशन में उन्होंने छोड़ा था, जो मर चुकी थी इनके ख्याल से। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, यही चीज़ इस लड़की के साथ हुआ था। उस लड़की को मरते हुए छोड़ा था बीच, कहाँ, जहाँ से पटरी जाती है ट्रेन के नीचों नीचे, ट्रेन के पटरी के ऊपर छोड़ा था। और उन्हें तो ये लगा था ये मर चुकी है, बस ट्रेन का आना और इसके ऊपर से चले जाना, बस इतना था। लेकिन माफिया क्वीन की नज़र चारों तरफ थी। वहाँ जहाँ कहीं पर कैमरे नहीं होते वहीं पर माफिया क्वीन ने अपने कैमरे लगाए। जहाँ पर आज से ज़्यादा होते, जहाँ पर कत्ल ज़्यादा होते, जहाँ पर कत्ल कम आज से ज़्यादा होते, कि कुछ लोग जाते सुसाइड करने, कुछ लोग जाते कुछ और करने के लिए,
तब वहाँ पर माफिया क्वीन के कैमरे लगे थे। उस कैमरे के ज़रिए इस लड़की को ढूंढा गया, इस लड़की को सेफली हॉस्पिटल में लेके गया। लेकिन जो डॉक्टर ने इस लड़की की कंडीशन बताई, अब डॉक्टर ने इस लड़की की कंडीशन उन्हें बताई, इससे माफिया क्वीन की रूह तक कांप जाती है। एक भी पार्ट ऐसी चीज़, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां वो ज़ख्मी ना की गई। यहाँ तक कि उसके लोअर पार्ट में भी हद से ज़्यादा ज़ख्म दिया गया था, जिसे हम प्राइवेट पार्ट कहते हैं। उसकी पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी यानी कि पीछे से लेकर आगे तक उसे इस कंडीशन में छोड़ा था। उसका मरना पक्का था, बिल्कुल पक्की बात थी। इसलिए उन्होंने कंफर्म करके वो लोग वहाँ से चले गए। तब डॉक्टर ने उन्हें एक और बात कही है, इस लड़की के साथ सब कुछ किया है, लेकिन इसको एक गेमियर की तरह इस्तेमाल किया है। जैसे हम गेम खेलते हैं, कोई जीता अपना बारी खेलेगा, इस लड़की के साथ ऐसा किया गया है और बेदर्दी से किया गया है। उसका मेन पार्ट भी डैमेज है और उसके अंदर जो चीज़ें पार्ट है वो भी डैमेज हो चुके हैं। इससे शायद ये कभी माँ भी ना बन पाए या बन भी पाए। 50-50 चांसेस है। इसका इलाज बहुत ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 1 साल भी लग सकते हैं इसके इलाज के लिए और इस चीज़ से इसे निकालने के लिए, जिस तकलीफ़ को ये एहसास कर रही है। ठीक है, इलाज स्टार्ट कीजिए। 1 साल लगेगी ना, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर से ठीक होना है और इस 1 साल के अंदर अंदर मैं उन लोगों को तुम्हें यूँ 24 घंटे के अंदर उसके सामने ला सकती हूँ, क्योंकि लाना चाहूँगी मैं। लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जैसे ये सज़ा देने के हक़ में हो, ये सज़ा दे अपने हाथों से। तो उसके लिए मुझे 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उन्हें खुशी मनानी चाहिए कि उनकी 1 साल बढ़ गए। और इस बीच में अब माफिया क्वीन लाइफ में आती, फास्ट लाइफ। इस बीच में तुम्हें कोई लड़की मिली है इस्तेमाल करने के लिए? नहीं मिली। तुम उसी लड़की के साथ सब कुछ करते हो जो तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये इसकी गर्लफ्रेंड, ये कहकर वो उसके सीने पर अपना हाथ उसे कॉलर से पकड़ के एक मुक्का फेस पे मारता है। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बचाव कर सके। उनकी कंडीशन उन जंगली कुत्तों ने छोड़ी ऐसी नहीं थी कि वो लोग अपना बचाव कर सके, लेकिन फिर भी माफिया क्वीन उन्हें मार रही थी, फिर भी मार रही थी। अब उस लड़की की तरफ आके कहते, जैसे कि मैंने खुद से वादा किया है, माफिया क्वीन वंशिका ने खुद से वादा किया, 1 साल बाद तुम ठीक होगी तभी तुम्हारे सामने इन कमीनों को लाऊंगा। लेकिन अच्छा है तुम 1 साल ठीक होने से पहले ठीक हो गई, चंद महीनों में ठीक हो गई, आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, उस ऊपर वाले की वजह से और तुम्हारी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। तुम्हें इन सब के सामने लाना, डॉक्टर ने कहा था रिस्की है मेरे लिए, लेकिन जिस रिस्क में मज़ा ना हो उसे रिस्की के भी ख़राब नहीं किए गए। कहते हैं ना, रिस्क में अक्सर मज़ा होता है और मुझे रिस्क में मज़ा लेना आता है। अब तुम बताओ, इन्होंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम करोगी या कुछ और तरीके से करना चाहोगी? इन्होंने तुम्हारी बॉडी के एक एक हिस्से को सिगरेट से जलाया है। अब तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर इतने सारे कांचेस पड़े हैं, उन कांचों को लेकर, इन शीशियों को लेकर इनके जिस्म को एक एक कट मारती जाओ। और उन कट के साथ मुझे क्या करना है मुझे पता है। उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और अपना जूता निकाल के उन्हें मारने लगी, चीख चीख के रोने लगी। उसे वही दर्द, वही फीलिंग याद आ रही थी जो इन लड़कों ने एक वेश्यापंथी के साथ उसे सौंपी थी। वो लड़की थी तकरीबन 19 साल की लड़की थी। अब उसकी एज अभी अगर देखा जाए तो वो 19 को ख़त्म करके 20 में स्टार्ट हो रही थी। तो उन्होंने एक कच्ची कली को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया था। उसे अपनी मोहब्बत से डर लगता है, उसे किसी को छूने से डर लगता है। लेकिन जिस तक से माफिया क्वीन के अंडर में वो लड़की थी, तब से लेकर अब तक उसे मजबूत बना चुकी थी माफिया क्वीन। अब वो मजबूत हो चुकी थी तो वो क्या करती है, वहाँ पर जितने भी शीशे के टुकड़े रखे होते, जितने भी कांच के टुकड़े रखे होते, उन्हें लेकर नीचे बैठती है और उनके जिस्म के एक एक हिस्से पर वो चलाने लगती है। वो कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ती जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। उन्हें दर्द दे रही थी, पर दे रही थी दर्द। जो दर्द उस लड़की को मिले थे वो उससे कई ज़्यादा एक्स्ट्रा देना चाहती थी उन्हें। वो एक इंसान की पूरी बॉडी को करती है, काटती है, फिर दूसरे इंसान की पूरी बॉडी के पास जाके उसी तरीके से करती जैसे कि उसने पहले वाले के साथ किया था। इस तरह करते करते उन 5 इंसानों के साथ वैसे ही करती जैसे कि माफिया कोई ने कहा था, जो तुम्हारे दिल में है वो तुम करो। फिर वो कड़ी हो जाती है, वो देखना चाहती कि माफिया क्वीन अब क्या करना चाहिए। तो माफिया क्वीन क्या करती है,
नमक, लाल मिर्च, 3 चीज़ें वहाँ पड़ी थी। एक थी नमक, दूसरी थी लाल मिर्च। तो वो क्या करे, उसने दोनों चीज़ें की हैं। आधे ज़ख़म में नमक, आधे ज़ख़म में लाल मिर्च, और आखिरी और ज़ख़म, उसकी पीठ में भी जो ज़ख़म था तो उसमें हैंड वॉश, जिससे हम हाथ धोते हैं और एक ब्रेक आता है ना, धोते जाओ धोते जाओ, नहीं ये वाला नहीं। वो आपको पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हैंड वॉश ज़ख्मी आंतों को लगाओगे, जहाँ ज़ख़म लगे हुए, खरोच लगे हुए, उस आंत को जलाती है। मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। मेरे हाथ में कुछ लग गया था, छुरी लग गई थी, तो मैंने हैंड वॉश करना चाहा। उस हैंड वॉश से मेरे हाथ इस तरह जले, मैं बर्दाश्त कर नहीं पाई। तो उसी चीज़ से फ़ायदा उठाती माफिया क्वीन। और माफिया क्वीन उसी तो उसका दोस्तों से देख कर कहता है, सीरियसली हैंड वॉश? बता तो रही हूँ, तुम लोगों को सुना नहीं तुमने, फिर से बता देती हूँ। मैंने पर्सनल देखा है, हैंड वॉश भी आपको जला सकता है। आपके जिस्म पर कहीं पर भी ज़ख़म हो, लेकिन इनका जिस्म तो ज़ख़मों से भरा हुआ है। तो इन्हें चीख सुनना चाहते हो ना, पहले मैं मिर्ची नहीं लगाऊंगी, इसको लगाई थी ना मिर्ची, नमक, फिर हैंड वॉश। अब इसे सिर्फ हैंड वॉश लगाऊंगी, देख लो, इसकी चीख सुनना ज़रूर। जैसे जैसे वो हैंड वॉश लगा रही थी उसकी बॉडी पर, वो इंसान अपने दर्द की चीख और बढ़ाने लगता है और ज़्यादा चीखने लगता है। इस तरह करते करते दो इंसानों को इसी तरह से वो करती है, हैंड वॉश दे। फिर इन तीनों को, फिर दो इंसानों को लाल मिर्च नमक लगा के उन्हें वहीं पर तड़पते हुए देख रही थी। वहाँ एक साइड में ये लोग बैठ जाते हैं। उस लड़की को कहते, तुम बैठना चाहती हो? मुझे इनकी चीख सुननी है, और ज़्यादा चीखनी चाहिए ये लोग, और ज़्यादा। ओके, और ज़्यादा करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। कुत्तों से काटा ये लोग, इंसान अपने जिस्म, अपनी दांतों की निशान लड़कियों पे छोड़ते हैं ना, मैंने कुत्तों की निशान इनके जिस्म पे छोड़ दिया है। दर्द से तो वैसे ही तड़प रहे हैं, लाल मिर्च भी लग चुकी है, कट भी लग चुकी है जो मुझे देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? इससे ज़्यादा तेज़ाब पे डाल देने, हड्डी बन के निकल आएंगे बाहर। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। माला कहती, हाँ माला, जब तुम ऐसा कहती ना, ऐसा मत करो, तुम बहुत क्यूट लगती हो मुझे, बहुत ज़्यादा, एक्सक्यूज़ मी, बहन की वे में बहुत क्यूट लगती हो। लेकिन इन्हें मारना भी तो ज़रूरी है, इन्हें सज़ा देना भी ज़रूरी, बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा सज़ा दोगे यहीं पर मर जाएंगे। मरने दो, यही तो मैं चाहती हूँ। लेकिन नहीं, ये मैं नहीं चाहती। हाँ, ये चाहती हूँ कि ये लोग मर जाएं, लेकिन तड़प तड़प के मरें। जिस तरह इस लड़की ने 4-5 महीने लगे हैं ठीक होने में, इन्हें 2-3 साल लगने चाहिए ठीक होने में। और इसका बाप जो कहता है ना, मेरा बेटा, मेरा जवान, मेरा खून है, वो कुछ भी करे उसे हर कीमत पे बचा लूँगा। अब उसे कहती हूँ, बचा के दिखाया अपने इस लखते जिगर को, जिसने इंसान बनने के बजाय एक हैवान बना के रखा है, एक साइको इंसान बना के रखा है, जो लड़कियों को खिलौना समझती है, उनके साथ खेलने के लिए, मज़े लेने के लिए, कुछ हद तक भी जाने के लिए तैयार है। अब वो दिखा है। तो अब उस बच्ची के कहते हैं, अब तुम ठीक हो, जाओ बाहर, तुम्हारी फैमिली खड़ी बैठी हुई है गाड़ी में, उनके साथ जाओ और तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम आज़ाद हो। मुझे आपकी तरह बनना है, मेरी तरह मत बनो, क्योंकि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरी हर कदम पर मौत है, हर एक कदम पर पुलिस मुझे ढूंढ रही है, पागलों की तरह मुझे मारने के लिए उनके पास राइट भी है। वो मुझे मारना भी चाहते हैं, लेकिन ज़िंदा पकड़ना भी चाहते हैं। इसलिए मेरी तरह मत बनो, बिल्कुल भी मत बनो। हर जगह पर मेरी माफिया क्वीन इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनमें से किसी भी लोगों को, जितने लोग मेरे अंडर काम करते हैं, जो मुझसे बेतनाशा प्यार करते हैं, जो मेरे लिए अपनी सर कटाने के लिए भी तैयार है, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। उनमें से किसी को कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी जैसे बनने नहीं दूंगी। हाँ, अगर बनना चाहती हो तो अलग तरीके से बनो, एक अच्छी डॉक्टर बनो, एक अच्छी पुलिस वाली बनो, नैना ठक्कर की तरह। वो एक ईमानदार पुलिस वाले। लेकिन कहीं जाकर पुलिस वाले अक्सर दब जाते हैं सियासत के बीच में, तो तुम वो मत बनो। नैना दब चुकी है इन सियासत के बीच में, वरना नैना क्या आता होता, उसकी गोली सीधा मेरे सीने पर होती या फिर मेरे दिमाग पर होती, जहाँ से मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती थी।
लेकिन वो ऐसा कुछ करती नहीं क्योंकि मजबूर है, क्योंकि उसके ऊपर से दबाव ये या तो मुझे मारो या तो सही सलामत मुझे उनके हवाले कर दिया जाए। इसलिए नैना टक्कर इसमें थोड़ी सी पिस चुकी है। बाकी वो एक ईमानदार पुलिस वाली है, एक परफेक्ट पुलिस वाली है, जहाँ पर उसे अपनी वो क्या कहते हैं ड्रामा है ना, करिश्मा सिंह वो हसीना मलिक वाली भोकाल, हाँ भोकाल, जहाँ पर अपनी भोकाल दिखानी होती है तो उसे दिखानी ही पड़ती है और फिर किसी की नहीं सुनती। अब जैसे कि वो किसी की नहीं सुन रही, एक लड़की को ढूंढने के लिए सर से लेकर पाँव तक उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिलेगी। अब वो लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ माफिया क्वीन मिलेगी। ठीक है, अब तुम जाओ, ये कहकर उस लड़की को भेजते। तो माला कहती सीरियसली तुम अब वो किरदार नहीं करोगी? किरदार क्या है पता नहीं, बट उसके करीब जाने से मुझे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो साफ साफ बोलो तो यू लाइक इट? नहीं, आई डोंट लाइक इट। लेकिन उसके साथ रहकर मेरी जिस्म की आग बढ़ती है, उसके साथ रहकर उसे छूने की आग बढ़ती है, उसके साथ सब कुछ करने के लिए दिल करता है। इसलिए उसके पास जहाँ जानकर सबके लिए बेहतरी करने का दिल करता है। तो मैं नहीं जाना चाहती। तो उसे ढूंढ रही, उसका क्या? अगर उसे नहीं मिली तो वो कुछ भी करेगी, शक तुम पर भी करेगी। फिलहाल तो मुझे कहीं और जाना है, कहीं और, जहाँ पर मुझे किसी से मिलना है, और उससे मिले बगैर तो मैं अभी माफिया क्वीन ही रहूँगी जब तक मेरा काम नहीं होता था। वही दूसरी तरफ नैना टक्कर अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। उन चारों बॉडियों को, मतलब उनमें से चारों जख्मी इंसानों को, बॉडी तो नहीं कह सकते, उन्हें एम्बुलेंस में डाल के लेके जाएंगे। प्लस उसके डेट को, वहीं पर उनके डेट को एक दो अटैक होते हैं। एक तो पायलट का अटैक, यानी कि हाथ पाँव बिल्कुल ख़त्म, ख़राब, इस्तेमाल ना करने वाले, और दूसरा हार्ट अटैक, क्योंकि अपने जवान बेटे को इस कंडीशन में देखना कौन सा बाप बर्दाश्त कर सकता है, खासकर वो बाप जो अपने बेटे को लीगल अनलीगल तरीक़ों से सेफ रखता है। अगर वो कोई गलत काम करता है तब भी उसे सेफ रखता है, तो वो बाप बर्दाश्त ही ना कर पाया और उसे हार्ट अटैक आ गया। उन सबको हॉस्पिटल लेके चले गए। तब वो लड़का कहता है, रॉकी खूबसूरत कहाँ है? मेरी जेब में, आके निकाल लो। जैसे ये जवाब सुनता है वो पीछे हट जाता है। मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। तब उसके पास एक कॉल आता है, वो कॉल होता है उसके थाने से, जहाँ से पुलिस और उनके डेड वहाँ बैठे हैं। तब वो लोग कॉल करके कहते हैं, बॉस यहाँ पर गड़बड़ हो गई, अब जल्दी आ जाइए। अब वहाँ क्या हुआ है, माफिया क्वीन आई है। जैसे ये सुनती वो गाड़ी निकलती, अपनी गाड़ी में बैठती और सीधा अपने ताने की करीब जाकर पहुंचती, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके फादर भी नहीं थे। यहाँ क्या हुआ है और मेरे डैड का है? वो माफिया क्वीन अपने साथ उन्हें लेके गई है। क्या बकवास है? बकवास नहीं, हकीकत है। हमारे सामने लेके गई, लेकिन आपके डैड खुद चले गए उनके साथ। उन्होंने सिर्फ कहा था, क्या कहा था उस फ्लैशबैक में, वो कहती है रुको मैं कैमरे से देखती हूँ। जैसे कैमरा ऑन करके टीवी में देखती है तो उसके जाने के बाद ठीक 1 घंटे बाद माफिया क्वीन वहाँ आई थी। उससे बात करने के बाद तो सीधा यहाँ के निकली थी और आते ही सीधा अंदर आती अपने लोगों के साथ। वहाँ के पुलिस वाले उसे देखकर उसके ऊपर गन भी तानते, लेकिन वो कुछ करती नहीं। उनसे सिर्फ इतना कहती है, मुझे तुम में से किसी में इंटरेस्ट नहीं, किसी में भी नहीं इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ इनसे बात करनी है, इनसे मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मैं इनके ऑफिस भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं इनके ऑफिस नहीं गई। इनसे मिलने पर्सनली इनके पास यहाँ आ गए। सुना है आप किसी को ढूंढ रहे हैं सर? कहाँ है वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं, ये मुझे पता है। उसे नशे की कंडीशन में है, ये मुझे पता है। उसे अच्छा खासा शराब पिलाया गया, ये मुझे पता। और इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में है, ये भी मुझे पता है। किस हॉस्पिटल में है ये मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको जानना है तो 1 मिनट रुकिए। ये कहकर एक वीडियो दिखाती उसे। वीडियो में उसे मिस बेंजी को दिखाती जो एक बेड पर मास्क लगाए आईसीयू के अंदर है, क्योंकि उसकी कंडीशन वाकई ख़राब थी। उसे अच्छा खासा ड्रग्स दिया गया, अच्छा खासा शराब दिया गया, जिसकी वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहती है अब बताइए, अब चलेंगे मेरे साथ या यहाँ पर रुक के बात करेंगे? चलना, चलो। ये कहकर उसे वहाँ से लेकर चले जाते और कैमरे के सामने माफिया क्वीन आगे कहती, टेंशन मत लीजिए मिस नैना टक्कर, आपके फादर से कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आपको लाइव देखना है तो आ जाइए, आप भी आपके सामने ही सवाल पूछ लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और उनके कुछ दिया है नहीं,
अगर उसने मुझसे कहा है कि मैं भी वहाँ ज्वाइन कर सकती तो कैसे? डेट का मोबाइल, इस नंबर को ट्रेस करो और बताओ ये कहाँ है। और जैसे ट्रेस करती हो, अभी तक उसका फ़ोन ऑन था, तो नैना टक्कर सीधा उसी जगह पर पहुंचती जहाँ पर उसके फादर थे। एक अजीब सा घर था, घर नहीं कह सकते, एक अजीब सी जगह थी। हाँ, पहले घर था लेकिन अब एक खंडर बन चुका है, जिसके चारों तरफ कुछ भी नहीं सिवाय जलने के निशानों के। वो अंदर जाती है, अंदर जाके देखती है कि उसके डैड एक चेयर पर बैठे हैं और माफिया क्वीन उसके सामने बैठी है। वो सिर्फ आहट सुनती है और कहती है, वेलकम वेलकम, पता था कि तुम आओगी, तुम बड़ी बेसब्र लड़की हो नैना टक्कर, बड़ी बेसब्र। आओ आओ बैठो, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? आई नो, मुझे भी ये जगह पसंद नहीं आई। इस जगह से बहुत सी यादें जुड़ी है। इस जगह को ठीक करने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन मैं इसे ठीक करना नहीं चाहती क्योंकि इससे मेरी बहुत गंदी यादें जुड़ी हैं। इस घर में मेरी फैमिली रहती थी, एक टाइम पर फिर से यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। फिर मेरे डैड के फर्स्ट दुश्मन थे, उन्हें यहाँ पर उन्हें मारना था, लेकिन वो यहाँ पर थे नहीं, तो मारते किसे? किससे मारते? तो इस घर का ये कंडीशन हो गया। इसलिए इस घर से मेरी यादें इस तरह जुड़ी है जैसे कि मैं यहाँ पैदा हुई, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर खेली, यहाँ पर कूदी, ये चीज़ें थी मेरी यादें। और इससे डरावनी याद कहीं और जाकर है, और वहाँ जाकर मैं अपने लोगों उन लोगों को मारूंगी। तो आईजी जज साहब, जज नहीं कह सकते, आपने जज की कुर्सी छोड़ दी थी, आप एक वकील बन के रहना चाहते हैं, लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं। आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। बस इतना सुनना है, मेरी फैमिली को मारने में आपका हाथ है, ये क्या बकवास है? नैना कहती है, बकवास? तुम्हारी डैड ने मेरे फादर को मारा है और उसे ज़िंदा कहीं से भी मैं ढूंढ लाऊंगी, आई प्रॉमिस। नैना टक्कर, जिस लोगों ने मेरे बाप का नाम अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडर कवर अफसर, IPS, आप इस चीज़ को छोड़िए। IPS साहिबा, मेरी बात पूरी तरह से सुनिए, शायद आप मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे। चलिए, मेरे डैड मर चुके हैं, उनकी अंतिम संस्कार मैंने किया है। वो मेरे आंखों के सामने मेरे मॉम के साथ मारे गए हैं। मुझे भी मारा गया था, लेकिन कहते हैं ना, जाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई। मैं भी मरी थी उस घर के अंदर। मारने से पहले मेरे घर को बर्बाद नहीं किया था, बॉम्ब से नहीं उड़ा था, पहले हमें गोलियों से चल्ली किया गया था, इस कंफर्मेशन के साथ कि हाँ हम मर चुके, तब हमारे घर को बॉम्ब से बूम कर दिया, तब हमारे घर को बर्बाद कर दिया किसी ने, बेदर्दी से किया। इस बेदर्दी का बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। रही बात आपकी मॉम को मारने की, तो मेरे डैड ने नहीं मारा है, ये बात तुम्हारे डैड अच्छी तरह से जानते हैं। अगर जानते हैं, तुम्हारे डैड अच्छी तरह से जानते, मेरे डैड ने तुम्हारे मॉम को नहीं मारा, क्योंकि मेरे डैड कितने भी बुरे इंसान थे, कितने भी गलत काम करते थे, लेकिन ईमानदार इंसानों पर हाथ नहीं उठाते थे। जैसे कि मैं ईमानदार लोगों को टच नहीं करती, जैसे कि इसका मिसाल तुम हो। वरना कई दफ़ा तुम मेरे सामने आई, कई दफ़ा तुमने मेरे काम खराब किए, कई दफ़ा मेरे लिए नुकसान की बाइस बनी। आज तक तुम जिंदा सलामत खड़ी हो, किस लिए? कि तुम ईमानदार हो। और तुम्हारा वो IG, वो भी अब तक क्यों खड़ा है? तुम्हारा मामा, IG मामा, तुम्हारे माँ पापा की बहन है ना, भाई है ना, उसने तुमसे कहा कि माफिया क्वीन के डैड ने, यानी कि मिस्टर राजपूत ने तुम्हारी मॉम को बेदर्दी से रोड पे गोली मारी कर शहीद किया, तो वो झूठ है बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ें हुई थी तुम्हारी मॉम के साथ। रोड के बीचों बीच कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी पर हमला करवाया और उन्हें वहीं पर मौके पर मार दिया। लेकिन आज तक तुम्हें तुम्हारे डैड ने यह नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम जिंदा है और कोमा में। जैसे ये सुनती है, नैना अपने डैड की तरफ देखती है तो उसके डैड की सर झुक जाती है। क्या बात है सर, आपने अपनी बेटी को बताया नहीं? पता है मुझे ये कब पता चला कि तुम्हारी मॉम जिंदा है? मैंने इनका पीछा किया है, हर बार करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे पता चले कि इन्होंने मेरे डैड को मारा है, लेकिन हर बार क्लीन चेक। आज तो फेस टू फेस बात करने का मौका मिला। हाँ, मारना चाहता था मैं तुम्हारे बाप को, आई नो, क्योंकि उन्होंने आपकी बेबी का ये हाल किया तो आप कैसे छोड़ेंगे उसे? हाँ, मारना चाहता था मैं उसे, बहुत बेदर्दी से मारना चाहता था, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने उसे मार दिया। उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है?
पता होता भी तब भी नहीं बताती, क्योंकि उन्होंने सही काम किया। तुम्हारे पापा भी तो दूध के दूल्हे, आई नो, मेरे डैड दूध के दूल्हे इंसान नहीं थे, आई नो। उन्होंने ड्रग्स की बिज़नेस की, उन्होंने हथियारों की बिज़नेस की, लेकिन जब मैं पैदा हुई उनकी बेटी इस दुनिया में क़दम रखा तो उन्होंने हर चीज़ से नाता ख़त्म कर लिया। इसलिए वो लोग उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि इन चीज़ों से उन्हें प्रॉफिट मिलता था, पैसे मिलते थे। ड्रग्स बेचने से, गन, अनलीगल गन सप्लाई करने से, इन चीज़ों से उन्हें फ़ायदे मिलते थे। जब मेरे डैड ने अपना हाथ इस चीज़ से निकाल दिया तो डरने लगे। वो इस चीज़ से डरने लगे कि अगर ये सुधर गया तो हम सब मर जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि माफिया क्वीन, माफिया किंग, माफिया किंग राजपूत को कुछ कर सके। किसी में भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे डैड ने ये सारी चीज़ें छोड़कर अपने दोस्त से सलाह मशवरा करके वो इस शहर से, इस मुल्क से चले गए रातों रात, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ। लेकिन लोग डर रहे थे, क्योंकि अगर वो किसी पुलिस वाले के हाथ लगा तो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग निकाल सकते। लेकिन मेरा डैड मरना पसंद करेंगे, उन लोगों से गद्दारी नहीं करेंगे, ये बात भी उन्हें पता थी। लेकिन फिर भी हर किसी को अपनी ज़िंदगी से डर लगता है। मौत को सब याद करते, मौत से बदतर हालत से डरने लगते हैं। उनकी कंडीशन इसके बाद क्या होगी, पहले मौत मिलेगी या इनकी हालत बद से बदतर होती जाएगी, इस चीज़ से डरते थे। लेकिन उनमें से किसी ने मेरे डैड पर हमला नहीं करवाया, लेकिन करवाया सिर्फ 5 लोगों ने। ये चट्टा इंसान कौन है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने 5 लोग देखे थे। 5 लोगों में से एक को मैंने मार दिया, मारा नहीं, वो खुद मौत पे और बीच ज़िंदगी के बीच में। अब वो उन लोगों के हाथ में है जिनके काम मेरे डैड फैमिली को मारने का था। लेकिन एक आदमी अब फ़ोन पे बात कर रहा था, हमने काम कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ। अब मुझे बताना है कि ये चट्टा कौन है। साला मैं यहाँ सोच के बैठी थी मुझे सिर्फ 5 लोगों को मारना है, अब ये 6 हो चुके। इस 6 के बंदे को, वो तस्वीर देख रहा हूँ जिसके चेहरा नहीं है और एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ओ शीज़ कौन है ये। तो सोचा आप होंगे, शायद आपने मेरे डैड पर हमला करवाया। लेकिन आपको जब पता चला कि मेरे डैड ने आपकी वाइफ को नहीं मारा है, बल्कि मारने वाला खुद उसका वो ऑफिसर है, पुलिस वाला है, जिससे वो नफ़रत करती है, क्योंकि वो अनलीगल कामों में शामिल था, मेरे डैड का पार्टनर का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ से पुलिस निकलती है छापा मारने के लिए, मेरे डैड को पहले से कॉल आता है कि यहाँ पर आज ये पुलिस वाले आ रहे हैं। तब उनके पास बहुत सी सबूतें थी। एम आई राइट मिस्टर टक्कर? राइट। और आपको ये कब पता चला? जब मेरे डैड की फैमिली ख़त्म हो गई तब? नहीं, अब भी तुम मुझसे नफ़रत करते, अब भी तुमने मुझे पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें की है। तुम मेरे सामने नहीं, मेरा सामना करना चाहते, मुझसे बात करना चाहते फेस टू फेस। कई दफ़ा मुझे तुम्हारे मैसेजेस मिले, कई दफ़ा, बट मेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं तुम्हारे सामने आऊँ क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को क्लीन चेक करना था तुम्हारे नज़रों में। तो आज मेरे पास सबूत, गवाह, सब कुछ है। ये देखो, जिस इंसान ने तुम्हारी बेटी को मारा, बीवी को मारा है, जिसने तुम्हारी बीवी को कोमा में तक पहुंचाया, उस इंसान की ये वीडियो। पहचानते हो ना इसे, टक्कर? हाँ, क्योंकि ये मेरे वाइफ की सीनियर अफसर था। एक दफ़ा उन्होंने तुमसे ये बात भी की थी कि उनकी ताने में कुछ गड़बड़ हो रही है, उनके पीठ पीछे या उसके सामने ही कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्हें इस चीज़ का पता नहीं, कहा था उन्होंने आपसे, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया। तो आपने कहा नहीं तुम्हारा वहम है, ये कहा था ना आपने? हाँ, तो इसका नतीजा यही कहा। तो जब इन्हें पता चला किंग माफिया किंग यानी कि मेरे डैड कुछ माल स्मगलर करने वाले हैं, तब उन्होंने उनके ऊपर छापा मारने गए थे। लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मिला सिर्फ इनकी मौत के जो प्लान किया गया था वही एग्जैक्ट किया गया था। जब तुम्हारी वाइफ गाड़ी से निकलने वाली थी तब वहाँ पर 5 लोग ऐसे ही, जैसे मेरी मॉम को मारने के लिए आए थे वैसे ही उसी तरीके से मार के चले गए। और नाम किसका आया? अंडर कवर। नाम किसका आया बताएंगे? तुम्हारी डैड का। मेरे डैड का, क्योंकि मार्क्स से लेकर कपड़ों तक उनकी ही निशानी दी गई थी। हाँ, यहाँ तक के कैमरे में भी उनके दिखाया गया था, जैसे कि मारने वाले कोई और नहीं, माफिया किंग मिस्टर राजपूत हैं। एम आई राइट मिस्टर टक्कर? राइट।
ओके, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी बेटी से बात कीजिए और मैं चलती हूँ। चलो, जो भी है, मेरे डैड ने जो भी किया, तुम्हारे डैड के साथ कुछ करने की सोचा भी तो, लेकिन तुम गलत कर रही हो, तुम गलत पर चल रही हो। अगर तुम्हारे डैड ने सब कुछ ख़त्म किया तो तुम भी ख़त्म कर सकती हो, नई ज़िंदगी जी सकती हो। इस तरह तो तुम्हें हर गोली पर मौत मिलेगी, मिलनी चाहिए मुझे मौत। नैना टक्कर की बात सुनकर जो माफिया क्वीन वंशिका थी, आगे बढ़ के फिर से पीछे आके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मौत तो मुझे तब भी मिलेगी, कल भी मिलेगी, आज भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मौत तो मैं उस वक्त मर चुकी थी। ये कहकर वो अपनी सीने की तरह, ये कहकर वो कुछ करना चाहती थी लेकिन करती नहीं। वो फिर से सीधे खड़ी हो जाती क्योंकि उसके सीने पर एक निशान था। अगर उसने ये दिखा लिया तो नैना टक्कर किसी भी वक्त उस निशान को पहचान लेगी। हालांकि उस टाइम जब वो इंटीमेट होते, उनमें से कोई होश में नहीं था, किसी एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, बस अपने अंदर की उस चीज़ को ठंडा कर रहे थे जो गर्म हो रहा था, यानी कि जिस्म की ईंट, उसे सही कर रहे थे। और जब वो उसे बीमार थी, उसे वो कार में तप रही थी, तब भी नैना उसकी बॉडी को नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती। बस वो अपने प्रोसेस करती है, उसे ठीक करने के लिए आंखें बंद करके उसे किस करती है, उसकी पूरी बॉडी को रब करती है। ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो वहाँ से निकल जाती है, कहती है, खूबसूरत का है, अरे वो सही सलामत है, बिल्कुल सही सलामत है। और जो मैंने कहा था उसे ड्रग्स दिया गया था, उसे शराब दी गई थी, बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल फरेब था। हाँ, उसे शराब दी गई थी, शराब उसने पी है। उस हॉस्पिटल में तो वो नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है वो? पता नहीं। आप अपनी बेटी को उनकी माँ से मिलाइए। आपको नहीं, आपको दूसरों की नहीं सोचनी चाहिए मिस्टर टक्कर, आपको अपनी बेटी की सोचनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकलते हैं। जैसे निकलते हैं, मिस्टर नैना टक्कर अपने डैड के सामने आते कहती, आपने मुझसे झूठ बोला था, आपको पता था मेरी माँ जिंदा है, आपको पता था मेरी माँ, हाँ मुझे पता था, लेकिन तुम्हारी माँ को बचाने वाला ही इसका डैड है, ये मुझे अब पता चला है। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता था तुम्हारी माँ जिंदा है? नहीं, मुझे भी अभी 3-4 हफ्ते पहले पता चला कि तुम्हारी माँ जिंदा है, वो भी इसके ज़रिए। क्योंकि इसे कैसे पता चला तो मुझे नहीं पता। आहा आहा, सही कहा इन्होंने। माफिया क्वीन फिर से आती, सही कहा इन्होंने। इतने सालों से तुम्हारे डैड को नहीं पता था तुम्हारी मॉम जिंदा है, बिल्कुल सही कहा। इस 1 महीने के अंदर तुम्हारे डैड को पता चला तुम्हारी मॉम जिंदा है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मॉम तुम्हारी डैड के पास नहीं है, ये भी सच है। लेकिन उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई है, तुम्हारी मॉम डैड जिंदा है, ये भी सच है। एक दिन पहले ही तकरीबन मेरे ख्याल से अदालत ऑफिस से आप गायब हो गए थे 3-4 घंटों के लिए। इन 3-4 घंटों में आप अदालत नहीं गए थे, आप अपनी बीवी से मिलने गए थे। माफिया क्वीन के अंडर में उनके लोगों के ज़रिए आप अपनी वाइफ से मिलने गए थे, मिले थे? तो पूछ लो अपने डैड से, तो घूर के देखते हैं। तुम हम बाप बेटी में जंग करवाना चाहती हो? सच बोल रही हूँ, और तुम्हें भी तुम्हारी मॉम को दिखाऊंगी। ये कहकर वो एक चीज़ करती है, बाहर आती है। कमॉन कमॉन। उस जगह से हट के एक और कमरा था, वो कमरा ऐसे था इश्क, जैसे कि इस घर में इज्जत नहीं करता वैसा कमरा। उसने एक कमरे को सही करवाया, एक कमरे को, बाहर से कंडर लगने वाला कमरा, अंदर जाते ही वो एक खूबसूरत हॉस्पिटल के रूम की तरह दिखता है। और वहाँ पर बेड पर उसके मॉम पड़ी थी मशीनों के अंदर, क्योंकि वो एक वाहिद गवाह थी उसके डेट की, ज़िंदगी की, लाइफ की। क्योंकि इनसे ही बात किया था माफिया को, तुमने मेरी बीवी को अब तक ज़िंदा क्यों रखा? क्योंकि मैं बेगुनाहों को मारती नहीं हूँ, और मेरे डैड ने आपकी बीवी को इसलिए बचाया क्योंकि उनकी बेगुनाही की सबूत ये है कि मेरे डैड ने इन्हें कुछ चीज़ें दिए थे जिनसे उन लोगों का पर्दाफाश होगा जिन्होंने इस कदर गंदगी फैलाई थी। उनके निशाना था ये, लेकिन उन्हें इनके स्वास्थ्य से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, आपकी वाइफ को गोलियों से चली तो किया, उन्हें फेंक दिया था उसी समंदर में जहाँ पर वो रेड मारने गए थे। तो मेरे डैड को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, मेरे डैड अकेले इन तक पहुँचे, क्योंकि मेरे डैड को अक्सर डायरी लिखने का शौक़ होता है। इंसानों को होता है ना डायरी लिखने का शौक़, मेरे डैड को भी था। और वो डायरी अक्सर मेरी मोम के पास रखते थे, लेकिन मेरी मोम क्या करती थी, वो डायरी लाकर मेरे पास मेरे एक चीज़ पर रख देते थे जो मेरे दिल के बेहद करीब थी, मेरी ये टेडी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेडी रखा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेडी रखा था, पूरी तरह से टेडी वहाँ पर रखा था। तो उसकी तरफ दिखा के कहती, ये रहा मेरे टेडी। इसके अंदर मेरे मोम और डायरी ला कर रख देते जो कंप्लीट होती थी, मेरे डैड खबर देते थे अपने लिख 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 के। तो इस डायरी जब मैं इस टेडी के साथ खेल रही थी तो ये टेडी
बाय चांस कहो, बाय हुक कहो, बाय कुछ कहो, ये टेडी उस जगह पर नहीं थी जिस जगह पर मेरी पूरी फैमिली को मारा गया था। ये टेडी कहीं और सेफ थी, मेरे पुराने घर में, जहाँ हम यहाँ से शिफ्ट करने के बाद वहाँ रहते, वहाँ से शिफ्ट करने के बाद कहीं और रहे थे, इस तरह से। लेकिन टेडी एक ही जगह रुक चुकी थी और देख लीजिए घर जल गया, सब कुछ जल गया मेरा, लेकिन ये बच गई क्योंकि उस घर के बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय मेरी मोम को। क्योंकि अक्सर मेरी मोम सिर्फ मुझे उस घर में लेके चली जाती थी अपने, जैसे कि डेट से नाराज़ होती थी, लड़ती थी तो वो निकल जाती थी लोगों के ख्याल से किसी पार्क में या शॉपिंग सेंटर मुझे लेके गई थी। कोई हमारे पीछे नहीं आता था क्योंकि मॉम ने सख्ती से मना किया था कि कोई उनके पीछे नहीं, क्योंकि माफिया अंडर माफिया को जानते, मुझे नहीं जानते, मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ तो मुझे कोई नहीं जानता। इस तरह मेरी मॉम अक्सर निकल जाती थी और हम इस छोटे से घर में आके रहते थे। उस वहाँ पर तस्वीर रखी थी, घर के अंदर की, घर के बाहर की नहीं, इस घर में आके रहते थे। और ये देखो ये टेडी बेयर इस घर में रहता था। फिर क्या था, मेरी डैड को मरने के बाद, मेरी फैमिली को, मेरी मॉम डैड के मरने के बाद मैं इस तरह खुद भी हॉस्पिटल में थी। मुझे ठीक होने के लिए 1 साल लगा था क्योंकि मैं भी मौत और ज़िंदगी से लड़ रही थी। मौत मुझे अपनी तरफ ले जा रहा था, मेरी मॉम मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन मेरी मॉम मुझे छोड़ भी रही थी कहने के लिए कि अपने आप को, अपने फादर को बेगुनाह साबित करो, उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने तुम्हारे डैड का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर और गंदगी फैलाने की सोची है। तो मुझे होश आया, तब मुझे होश आया। इस तरह करते करते 2 साल लगे मुझे ठीक होने में। उन 2 सालों में मैंने क्या क्या सीखा ये मैं जानती हूँ और मेरा दिल जानता है। उस दर्द से, उस लम्हे से खबरदार मेरा दिल था हर चीज़ के बारे में। तो ये है तुम्हारी मॉम और ये है तुम्हारा फादर, अब तुम इसे लेकर आराम से यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना नैना टक्कर, ये यहाँ है तो सेफ है, अगर ये तुम्हारे साथ गई तो सेफ बिल्कुल नहीं रहेंगी, ये बात याद रखना। अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मॉम को यहाँ से लेके जाना चाहती हो, तुम्हारे डैड यहाँ से इस जगह से इसे लेके चले जाते, इन्हें होश में आना ही है, इन्हें मेरे बहुत से सवालों का जवाब देना ही है, तो इनका होश में आना ज़रूरी है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा, मेरी लाइफ पर बेस्ड है ये कहानी, मेरी लाइफ पर, माफिया क्वीन वंशिका के ऊपर बेस्ड है ये कहानी। अगर ये फ्लॉप हुआ तो सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा मेरे लिए, मेरी लाइफ फ्लॉप हो जाएगी मेरे लिए। जो मेरा ड्रीम, मेरी सपना, मेरा सब कुछ, वो सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। मैंने जिस रास्ते पर कदम रखे है ना, वो रास्ता मेरे लिए मौत से बढ़कर है, मेरे लिए पल पल मौत है, चारों तरफ मौत है। एक तरफ पुलिस वाले मेरे मौत के पीछे पड़े, दूसरे तरफ वही जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। बट देख लो, अभी तक मैं सेफ हूँ और रहूँगी सेफ, इससे कोई शक नहीं, चलती हूँ। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ गलत किया ये क्या करो, वहाँ से चली जाती। उसके डैड आते हैं, नैना कदम बढ़ा के अपनी मोम की तरफ जाती और उसकी मोम मशीनों के अंदर, वहाँ पर एक डॉक्टर थी तो डॉक्टर से बात करने लगती। नैना, मेरी मोम कब तक, आई नो किसी भी वक्त खोल सकते हैं, किसी वक्त कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतने सालों में इन्होंने कभी भी आंखें नहीं खुली। लेकिन हाँ, जब भी माफिया कोई ना आती है, उनको बैठ के उनसे बातें करती है, उनके चेहरे पर, उनकी आंतों में थोड़ी सी मोमेंट्स होती है, थोड़ी सी, इससे ज़्यादा नहीं। हर बार करते हैं, हर बार ये कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट ज़्यादा नहीं करते। शायद अब आप लोग आगे आपके देख कर रिएक्ट करें, इसलिए माफिया क्वीन आप लोगों को आपकी मोम सौंप रही है, लेकिन आपका मोम का यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तब नैना के पास उसके पापा पास आते, उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाले थे, तब वो अपने डैड का हाथ झटक के कहती, आपकी वजह से इतने साल मैं अपनी मोम से अलग थी, आपकी वजह से, आपकी ज़िद की वजह से मैं यहाँ पर गई थी, अब्रॉड गई थी स्टडी करने के लिए, वकील बनने के लिए, लेकिन तुम बनी तो नहीं, बनी तो तुम अपनी मोम की तरह बनी, इसलिए नहीं चाहती थी कि तुम अपनी मोम की तरह बनो, इस तरह मैं तुम्हें कभी देख सकूं। क्या आपने माफिया क्वीन की फैमिली पर हमला किया है? नहीं, तुम्हारी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके सर भी कसम खा के कहता हूँ, सोचा था, मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे मारने से पहले उन्हें किसी और ने मारा है, इस बात का मैं लिख के भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हें जो कर, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? बाहर में जा रही हूँ, ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से निकलती और रोने लगती। कहाँ? और उसे तकलीफ हो रही थी, उसे दर्द हो रहा था, उसकी माँ, जिस उसके लिए उसकी माँ उसकी दिल की धड़कन थी। वो अपनी माँ के साथ लेटती थी, अपनी माँ के साथ हर चीज़ शेयर करती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके डैड ने भी उसे संभाला था। ये नहीं उसके डैड ने छोड़ा था, नहीं, उसके डैड ने उसे संभाला था। लेकिन अपने डैड को मैं भी मानती है अपनी मॉम के मरने की वजह,
उसे पता था उसकी मोम अफसर है, उसे पता था बचपन से लेकर जब उसकी मोम उसके सामने वर्दी पहन के आती थी तो वो कहती थी मैं भी आपकी तरह वर्दी पहनूंगी, मैं भी आपकी तरफ एक ईमानदार अफसर बनूंगी। तब उसके डैड कहते थे नहीं, तुम अपनी माँ की तरह नहीं, तुम मेरी तरह एक वकील बनोगी। अक्सर इनके घर में यही चीज़ों की चिल्लम चिल्ली होती थी। आखिरी दफ़ा उसने अपने मोम से बात की थी, आखिरी दफ़ा जब उसकी मोम की डेथ की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंची थी। उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी और 3 दिन बेहोश थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन तीसरे दिन जब इसे होश आया था तब इनकी मोम का आखिरी रस्में किए गए थे, यानी कि अंतिम संस्कार किए गए थे। इसके बाद इसने भी सर पे खपन बांध दी थी, बनेगी तो ये पुलिस वाली बनेगी और उसे लोगों को ढूंढ के मारेगी जिन्होंने इसकी मोम को मारा है। अब कौन, जिसको इतने सालों से ढूंढ रही थी वो तो निकला नहीं, वो इंसान मर चुका है, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नैना टक्कर की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और रोते रोते कहाँ एक क्लब जाती है, एक क्लब में जाती है, वहाँ बैठती है, वहाँ पर शराब पीने लगती है, बहुत तनाशा शराब। अब तकरीबन रात के 8 बज चुके थे, 8 बज चुके थे। एक दूसरे के साथ तो वो शराब पी रही थी। तब वहाँ पर एक आवाज़ आती है, थोड़ी और दोगे। नैना जो 2-3 पैग पी चुकी तो पलट के देखती तो देखती वहाँ पर मिस बेंजी थी। उसे देखकर उसके करीब आकर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं तो यहाँ क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, पी रही हूँ, जैसे तुम पी रहे हो वैसे मैं पी रही हूँ। तुमने ज़्यादा पिए क्या, तुमने ज़्यादा पिए क्या। मैंने नॉर्मल पिए, तुमने, मैंने भी नॉर्मल पिए फिर वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस हिटलर, क्यों कुछ हुआ है क्या। तुम्हें पता है तुम्हें कब से मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रही हो, क्यों, सुबह से कोई मिला नहीं सुनाने के लिए जो तो तुम मुझे ढूंढ रही हो। अब वंशिका बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह उससे मिलती थी, खूबसूरत मिस बेंजी वैसी ही मिली थी। तो वहाँ से दूर खड़े उन लोगों को 2 लोग देख रहे थे। वो कहते क्या यार सीरियसली, इन्हें अभी तो कहा था, इन्होंने कहा था वो आने नहीं चाहती, लेकिन किसी को सहारे की ज़रूरत थी तो वो आ गई। तुम्हें क्यों लगता है नैना को सहारे की ज़रूरत है, उसकी आंखें तो देखो, जैसे कि रोना चाहती है, रोना चाहती है, चीख चीख के रोना चाहती है, उस तकलीफ को आंसू से बहाना चाहती है, लेकिन वो बहाने के बजाय यहाँ शराब खाने में आके बैठ गई। उसके पीछे भी तो हम आ रहे थे गाड़ी में, याद नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, उसके पीछे। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, भी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था तुम्हें इससे दूर रहना है और अब तुम इसके पीछे जा रहे हो। हाँ जा रही हूँ, क्योंकि वो इस वक्त इमोशनल है और इमोशनल में कुछ गलत ना कर दे। ये कहो ना, इमोशनल में वो किसी और को साथ रोमांस ना कर दे। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हमें पता है क्या है क्या है, जाओ जाओ संभालो, लेकिन खुद बेक न जाना, मुझे भी पीना पड़ेगा उसके सामने। तो पी लो। हाँ तुम्हें तो पीती हो, तुम्हें असर थोड़ी होता है, 3-4 बोतल आराम से तुम पी लेती हो। जस्ट शट अप। इस तरह की सिचुएशन में वो यहाँ आती है तो कहती है तुम्हें वो लोग उठा के लेके गए थे और तुम्हें छोड़ा था, तुमने देखा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उठा के लेके ही नहीं गए थे, पता नहीं मेरे पहले, मुझसे पहले किसी और लड़की को मुझे समझ के उठा के ले गए। क्या मतलब, वहाँ से तुम्हें उठा के गाड़ी में डाला था। हाँ मुझे गाड़ी में डाला भी था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो लोग उस लड़की से बात कर रहे थे तो पीछे से कुछ लोग और आए, मुझे उठा के बाहर निकाल दिया और खुद वो उस गाड़ी के अंदर बैठ गए और बैठने के बाद गाड़ी ओके चली गई। अब भला बताओ, मैं तो थी बेहोश, थोड़ी थोड़ी होश में थी। तो वहाँ पर कोई लड़का है, मुझे कहा मैडम आप ठीक हो, मैडम आप ठीक हो। तो उसने मेरे पर पानी छिड़का, पानी छिड़क के बाद 1 घंटे बाद मुझे होश आया। वो लड़का अच्छा था, उस टाइम तक मेरे साथ था। जब मुझे होश आया तो उसने कहा था आप कहीं जाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ मुझे शराब पीना है, तो मैं शराब पीने यहाँ आ गई। कब से तुम यहाँ पी रही हो ये बताओ। पता नहीं कब से पी रही है, नहीं पता, ये मैंने ज़्यादा नहीं पी है और मुझे चढ़ी नहीं है, समझी, तेरी तरह बेवड़ी नहीं हो। देखो इस वक्त मेरा मूड ऑफ है और मैं कि तुमसे बकवास नहीं करना चाहती। तो मैं कहाँ से तुमसे बकवास कर रही हूँ, तुम खुद पियो मुझे पीने दो। अच्छा तो तुम पियोगे, तुम्हारे पास पैसे हैं चुकाने के लिए। पैसे, हाँ क्योंकि आज ही तो तुम्हारे बाप ने मुझे सैलरी दी है, मेरी जेब में रखी हुई है। अच्छा तो तुम्हें तनख्वाह मिल चुकी है, कितने महीने की। नौकरी तो तुम छोड़ चुकी हो, तुम्हारा डैड छोड़ने नहीं दे रहा, छोड़ने नहीं दे रहा। हाँ तुम्हारा बाप छोड़ने ही नहीं दे रहा, तो मैं कैसे छोड़ो, बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। कहे हेलो मैं तेरे साथ नहीं चलने वाली, भैया पता तेरे साथ चलो, तू मेरे साथ कुछ कुछ करे। बाकी अभी इस वक्त मुझे उसी चीज़ की ज़रूरत है, ये कहकर उसे घसीट के लेके निकलती है वहाँ से।
ए सच में तुझे उसकी ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर आग लग रही है और मैं अपने अंदर की आग किसी पर निकालना चाहती हूँ। तुम नहीं, कोई और से, और नहीं तो कोई और से, लेकिन मुझे अपनी बिस्तर पर आज के लिए किसी को चाहिए चाहिए। ये कहकर उसके कॉलर से पकड़ के गाड़ी में फेंक दिए। आइच, मेरा कमर है यार, क्या कर रही है तू? ले देख, तू नशे में अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, तुम्हें पता है। सुनो, उसको चिन से पकड़ के अपनी तरफ करती हो, कहती है सुनो मेरी बात, इस वक्त वाकई में नशे में हूँ, बेतनाशा नशे में हूँ, और इस नशे में मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ तुम्हें भी नहीं पता, और वाकई मुझे इस वक्त किसी चीज़ की तलब हो रही है, मम्मा कसम खा के कहती हूँ। और तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ, पता है ना, तू पी रही है। नहीं, आज मैंने अपनी मोम को देखा इतने सालों बाद, और ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते। उस आंखों से आंसू आ रहे थे। तो माफिया को सिर्फ से देखती है, कुछ कहती नहीं। तुम तो खुश नसीब हो भाई, तुम्हारी मोम तुझे मिली है, वरना हम जैसों की तो कोई है ही नहीं, अनाथ की सारा जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह तेरे साथ ड्रामा की तरह हुआ है ना कि तुम्हारी माँ जिंदा है, पुराने ड्रामों की तरह, वो एकता के ड्रामे होते हैं ना, जो लोग मरते फिर जिंदा होते, काश मेरे साथ भी ऐसा होता। कहते कोई लोग कहता मेरी माँ और मेरे डैड जिंदा होते, और नशे में वो भी अपने बारे में बता देती है। तुम अनाथ हो, शायद तुम भूल गई। यही तो कह रही हूँ ना, मैं अनाथ हो चुकी हूँ, तो इसलिए तो कह रही हूँ कि काश कोई ड्रामे की तरह कोई सीन चलता हो, कहते ये लोग मेरे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने बचपन में तुम्हें छोड़ दिया था। हालांकि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन में थोड़ी छोड़ा था। तब वहाँ पर एक दूसरे पर पंच मारते अपने सर पे, ये क्या बकवास कर, क्योंकि उनकी बातें वो सुन रहे थे। ये भी माला ने कहा था तुम जा रही हो तो अपने ऊपर ये माइक लो, और हम तुम्हारी हर बात सुनना चाहते हैं। सीरियसली तुम हमारी रोमांटिक वो भी सुनना चाहती हो। जब ये आएगा तो मैं कट कर लूँगी, डोंट वरी। बड़ी आई बेशरम कही की। तो अच्छा, मेरी बात शुरू हुई तो तुम अपनी बात कहाँ से बीच में ओके बोलो। मुझे पता चला मेरी मॉम डैड जिंदा है, मुझे पता चला मेरी मॉम इतने वक्त से जिंदा है, मेरे डैड को 1 महीने से पता है, और मैं अपनी माँ के लिए किस तरह तड़पती हुई इन्हें ये भी पता है, फिर भी उन्होंने मुझे ये नहीं बताया। अच्छा, तो तुम्हारी मॉम कैसे मिली तुम्हें, बताओ। वो बताने लगती कि किस तरह माफिया क्वीन। ओ, तो यानी कि मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हें मिलाया। हाँ, तुमने मुझे मेरी मॉम से मिलाया, ठीक है, अब चुप रहो। ओके। या हो सकता है तुम्हारे डैड बुरा नहीं चाहते थे, वो तुम्हारी इस कंडीशन में शायद तुम्हारी मॉम को तुम्हारे शायद इस कंडीशन में वो तुम्हारी मॉम को तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम जिंदा है। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। पॉजिटिव वे में लो, क्यों नेगेटिव लेती हो तुम? हो सकता है ना, मुझे नहीं पता। ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देते। हेलो, हम जा कर हैं, ओला बुक किया है, चलोगी वहाँ पे? ए हेलो, मैं कोई गलत लड़की नहीं कि तुम मुझे ओला लेके जाओ। अच्छा, ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ती और अपनी तरफ खींचती है और कहती अच्छा, तो कैसी लड़की है तुम, ज़रा बताओ। इतनी रात को मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की नीड है और तुम उठ के आ गए मेरे साथ। हे हेलो, मैं उठ के नहीं आई, तुमने मेरे कॉलर को पकड़ा है जिस तरह अभी पकड़ा है। ओ जस्ट शट अप। ये कहकर उसे अपनी करीब करती और उसे बेतनाशा किस करती। किस नहीं, वो अपने दर्द को फील करा रही थी माफिया क्वीन वंशिका उर्फ मिस बेंजी को। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता क्योंकि उसकी सोच ये नहीं थी, उसकी सोच ये बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही आखिरी बाइट उसके ओंठों पे करती, उसके ओंठों की साइड में ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती और उसे खींच के दूर करती हो। कहती पागल होगी क्या, काट खाओगी क्या आज की रात मुझे? हाँ, आज की रात मैं काट खाऊंगी तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं कर सकती तुम मेरे साथ कुछ? क्यों क्यों नहीं कर सकती भाई? नहीं कर सकती ना मैं तुम्हें जानती ना, तुम मुझे क्या, तुम हर रात को मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो क्या? कोई और काम धंधा है नहीं तुम्हें? देखो, मेरा दिमाग बहुत सटका हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ यही इस गाड़ी के अंदर शुरू हो जाओ। इस गाड़ी में स्पेस भी नहीं है कि तुम यहाँ पर शुरू हो सकती हो। वो मुझ पर छोड़ दो, अगर मैंने इस गाड़ी टाल लिया ना तो तुम्हारे साथ इस गाड़ी में सब कुछ करूँगी, तो आई प्रॉमिस कर लूँगी। तो मुझे इस गाड़ी से उतरना चाहिए। ऐसे कैसे? ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ती अपनी तरफ खींचती और उसके गले में अपना आई कार्ड डालती, जैसे कि गले से हम इनके इंसान को पकड़ते हैं उसी वे में उसे पकड़। अबे छोड़ यार, छोड़, तू हवस की पुजारी, हवस की मेंढक, छोड़। ये मैंने गलती कर ली जो तुम्हारे सामने आके तुमसे पूछ रही तू शराब क्यों पी रही थी। अच्छा, वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थी, छोड़ छोड़ छोड़। हाँ, तो तुम्हें इंटरेस्ट था ना मेरे पास आने का, बुक तो, और आज रात तुम्हारे साथ जो कुछ होगा इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी कुछ नहीं। ए हे, तू रोमांस करना चाहती है, टॉर्चर करना चाहती है, ये बता मुझे। शायद मैं तुम्हें आज रात टॉर्चर करूं, शायद तुम्हें उतनी तकलीफ दूं जिसकी कोई लिमिट ना हो। सोचो समझो, फिर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तू मुझे अपने साथ चलने के लिए नहीं कह रही, तू मुझे घसीट के लेके जा रही है, और खबरदार जो मुझे किसी होटल वगैरह में लेके गई तो ठीक है, तुम्हें अपने फ्लैट पे लेके चलती, तुम्हें कोई बात नहीं है। तू दिमाग खराब है पीवड़ी,
इतना पीकी है कि तुझे पता नहीं तू क्या बोल रही है। तू 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 क्या है? तू वकील है? ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल मत कर। नहीं, इस वक्त तो मुझे कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, कुछ और करने का सोच रही हूँ। इस वक्त मुझे अपने इमोशनल अपनी फीलिंग को निकालना है। दर्द है जो निकालना चाहती हूँ, और किसी के साथ निकालना चाहती थी, लेकिन तुम आ गए सामने। तू सच में आज रात किसी के साथ सोने वाली थी क्या? शायद नहीं, शायद हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ए कंफ्यूज मत कर, ठीक से बोल। देखो, मैं आज रात पूरी रात पीना चाहती थी, बेतनाशा पीना चाहती थी, अपने दर्द को अपने आंसू को दिखाना नहीं चाहती थी किसी को भी नहीं। लेकिन तुम हमारे सामने आई, मैं अपने दर्द तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मैं रो क्यों रही हूँ तुम्हारे सामने? बोलो बताओ, क्यों मैं रो रही हूँ? और मैं रोना नहीं चाहती, मैं अपनी दर्द को चीख के बयान भी नहीं करना चाहती। जो तकलीफ मुझे मेरे डैड ने आज दी है, और जो सरप्राइज मेरे लिए खुशी की बात थी, आज वो चीज़ मेरे लिए दर्द के कारण बन रही। मैं अपनी मॉम को घर भी नहीं ले जा सकती, मैं अपनी मॉम को अपने साथ भी नहीं रख सकती, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो तू पुलिस की मदद ले ना, पुलिस वाले भी तुम्हारी मदद कर सकते। अगर मेरी मॉम को मारने वाला पुलिस है तो मैं क्या करूँ, ज़रा बताओ। ये बात मुझसे छुपाई गई थी, मुझसे मुझसे मेरे डैड ने छुपाया, मुझसे मेरी मामू, जिसे मैं अंकल कहती हूँ, जिन्हें आईजी सर कहती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, उन्हें देखकर पुलिस वाली बनी, उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरे डैड को मारने वाला माफिया था। लेकिन मेरे डैड को, मेरी मोम को डैड, ओ नशा चढ़ गया तुझ पे। तू डैड की बात करी, तुम्हारी मोम को मारा है? ओ हाँ, सही कहा तुमने, वाकई नशा चढ़ गया मुझ पे। वो बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बातें कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब मिस बेंजी कहती है, ए एक बात बताऊं? बोलो। तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती, तू हंसते हुए अच्छी लगती है। तुम एक हंसते हुए गाते हुए, तुमने गाना कब सुना मेरा? हाँ, तू बेसुरी है, शायद नहीं सुना होगा इसलिए। लेकिन तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरा गला तो छोड़, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अगर मैं मर मर गई ना, तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा, तो छोड़ दे मुझे। तब उसके कॉल आता है उसके फ़ोन पर, तो उसे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है और अपना कॉल हटाना पड़ता है। रुक मेरी माँ, रुक, तू रुक, 1 मिनट रुक। एक तो तू शराब पी रही है, दूसरे तो ड्राइविंग कर रही है, तीसरा भी तू कॉल उठाएगी? मुझे मरना नहीं है, रुक मैं फ़ोन उठाती हूँ, रुको। ये कहकर फ़ोन को ऑन करके उसके सामने रखती हूँ, कहती हूँ, बोलो। हेलो, कहाँ हो तुम? ओ आईजी सर, कैसे हैं आप? मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, ठाक हूँ। मेरी, तुम किसी लड़की को ढूंढी तो मिली, और ये कंडीशन सब कुछ तुम्हें केस पे होना चाहिए ना कि का। अब तुम तो ओपन ही आ चुकी हो। आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज मेरी चीज़ें जो जो मुझे पता चली ना, उससे मेरा दिमाग घूम चुका है, और मैं कहीं पर तुम रो रही हो। अरे वाह, आपको मेरी रोने की एहसास हो चुका है अंकल, मामू, आपको एहसास हो चुका है? आपकी भतीजी, आपकी बांजी रो रही है? क्या हुआ, कैसे की बात कर रही हो? बात, आपने कभी मुझे बताया नहीं मेरे मॉम को मारने वाले कौन थे। आपने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, इससे तो यही पता चलता है मेरी मॉम को मारने वाला माफिया किंग नहीं है, कोई और है। क्या मतलब? मतलब ये कुछ अफसरों के नाम निकले हैं, वहाँ से लॉटरी निकली है नामों की, और वो नाम मुझे पता चले। किसकी बात कर रही हो तुम बेटा? नाम लो, नाम बताओ। हाँ नाम बताओ, ताकि मुझे भी मार दिया जाए, मुझे भी कत्ल कर दिया जाए। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ, किसी और को नहीं पता कि मेरी मॉम को मारने वाला कोई पुलिस वाला है। लेकिन आपको पता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद आप भी उस चीज़ में, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम्हारी मॉम को मैं मारूंगा, वो मेरी बहन थी, कुछ भी हो सकता है अंकल, कुछ भी। जब तक मुझे कंफर्म का पता ना चले, तब तक मैं कोई भी चीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकती। ये कहकर फ़ोन कट कर देती। तो वो मिस बेंजी कहती, ए मुझे भी तो पता है, तो तू क्या करेगी ये बता। ये आईजी कौन है? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? पता है ना, तुमने जो वर्दी पहनी, कहीं ड्रामा करने गई थी क्या? पुलिस की किरदार करने गई थी किसी अनाथ आश्रम में? तो कम से कम वर्दी तो निकाल के आ जाती। तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ तो कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें एक वकील से बात, मैं वकील भी हूँ, प्लस मैं एक आईपीएस ऑफिसर भी हूँ। क्या तू मजाक कर रही है ना? तूने पी कुछ ज़्यादा रही है, इसलिए तुझे चढ़ चुकी है, और तुझे इस वर्दी में खुद को पुलिस वाले समझ रही है ना? ऐसे लगता है ना तुझे? देख बहन, एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली बहन, तुम मैं 2 रातें हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजार चुके हैं। एक रात में तो परफेक्ट इंटीमेट हो चुके हैं। अब भी तुम मुझे बहन कह रही? उस वे में नहीं कह रही, उस वे में नहीं, एक बात कह रही थी। अच्छा तो तुम मुझे बहन नहीं मानती?
जिसके साथ सेक्स करे, रोमांस करे, उसे बहन नहीं कह सकते भाई। क्या सोच रही है तू? तेरा दिमाग कहाँ है? तुझ पे चढ़ चुकी है, लगता है पक्की पक्की चढ़ चुकी है। देख मेरी माँ, ना मेरी माँ बोलूँगी ना मेरी बहन बोलूँगी, ठीक है? देख तुझे चढ़ चुकी है, तूने एवी डोज वाले शराब पी है, ठीक है? बहुत कीमती शराब थी, तूने पी थी जब ऑर्डर दी थी। और उसका बिल किसने दिया? कमीने ने मेरे पॉकेट से ले लिया। अच्छा, क्योंकि तुम तो नशे में थी और तुम्हारे पास कुछ था नहीं, तुम्हारी जेबों को मैंने टटोरा, तुमने मुझे हाथ लगाया था। तुम तो ऐसे ही नशे में तड़क गई थी कि तुम्हें छूते हुए मुझे ऐसा, तुम्हें एहसास नहीं मैं तुम्हें छू रही थी। तुम्हारे जेब में हाथ डाला, तुम्हारे ऊपर वाले जेब में, क्या मतलब तुम्हारे मेरे चेस्ट वाले हिस्से में भी हाथ डाला? अरे अंदर नहीं डाला बे, अंदर नहीं डाला, इस साइड में जेब में बने जो तो काने बने, उसमें हाथ डाला था, लेकिन कुछ मिला नहीं तो वो वेटर मुझे घूर रहा था। तो मैंने क्या किया, अपने ही जेब से बिल भर दी थी कि बाद में ले लेना मुझसे। हाँ हाँ ले लूँगी ले लूँगी, ये बात चली रही थी दोनों की। फिर एक कॉल आती है तो देखती है अंकल सर का खोले, मत उठाना। ये उसकी बात रह ही चुकी थी तो मिस बेंजी ने उठा ली। वो कहती है बात करो। हेलो, मुझसे बात करो, कहाँ हो तुम? मैंने एक फैसला किया है, मैं तुम्हारी मोम को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें बाद में बताऊँ। वो गाड़ी को ब्रेक लगाती, आपका दिमाग ख़राब है मेरे मोम को, क्योंकि तुम्हारी मोम की सेफ्टी मेरे लिए ज़रूरी है। सुना तुमने? तुम्हारी मोम को अगर यहाँ रहे, किसी को भी पता चला कि तुम्हारी मोम जिंदा है, प्लस किसी को भी, तो तुम्हारी मोम पर हमला कर सकते। और जहाँ है वहाँ तो सेफ है, इतने सालों से तो वहाँ सेफ थी। हाँ, माफिया क्वीन के हाथों में थी, लेकिन अब वो हम पर छोड़ चुकी कि हमें क्या करना है। और मैं अपनी बीवी को इस कंडीशन में तो यहाँ नहीं रख सकता। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मोम को लेकर जाकर कहाँ जा सकता हूँ? आप वही जाओगे, इसके अलावा कहीं नहीं। मैं वही जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने जिस नंबर से तुम्हें कॉल किया है वो मेरा नंबर है, और दूसरा मोबाइल से मैंने तुम्हें कॉल किया है। समझ गई ना तुम मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, आपको जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मोम का ख्याल रखिए। ओके बाय। ये कहकर फ़ोन कर देती। तो तुम्हारी मोम तुमसे फिर से दूर हो जाएगी। हो करीब कब थी मेरे, जब समझदार हुई, जब पढ़ाई की बारी आई तो डैड ने मोम से अलग कर दिया, भेज दिया बाहर। आए, ये बाप ऐसे क्यों होते हैं, पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर भेज देते फैमिली से? पता नहीं, मुझे नहीं पता। ओके चलो फिर ठीक है। अब तुम ठीक हो? अब मुझे तो यहाँ से उतार दो। ऐसे कैसे? आज रात तो मुझे तुम्हारे साथ गिल्लू गिल्लू करना होगा। एक्सक्यूज मी, गिल्लू गिल्लू क्या होता है? सेक्स 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 इंटरमेशन तुम्हारे साथ करना है मुझे। तू पी हुई है क्या? तुम्हें नहीं लगता मैं पी हुई हूँ? हाँ मैंने पी है। अभी तो तुमने कहा तो मैंने महंगी वाली ब्रांड पी है, जिसे देने के लिए तुम्हारी पूरी तनख्वाह गई है 1 महीने की। हाँ यार, 1 महीने की तनख्वाह चली गई मेरी। मेरा तो दिल जल रहा है, मेरा तो पूरे जिस्म के अंदर आग लग चुकी है। 1 महीने की तनख्वाह दे दी। 1 महीने की तनख्वाह मेरे क्या क्या काम आ सकती थी? 1 महीने की तनख्वाह मैं अगर ले लेती तो काउंटिंग करने, हिसाब किताब करने बैठ जाती। 1 महीने की तनख्वाह अगर मैं लेती तो ये कह ही रही थी तो उसे फिर से पकड़ के अपने ऊपर लेकर फिर से उसे किस करने लगती। इस बार भी किस बैक नहीं करती मिस बहन जी, उससे कहती चल हट, ये क्या लगा रखा है, किस क्यों कर रही है तू मुझे? तू बकवास बहुत करती है ना इसलिए। तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल मुझसे साथ तपोरी वाली बात करे? जिस तरह तुम मुझसे तो करती उस तरह मैं तुमसे करती, सिंपल सी बात है। अब चलो मुझसे। अच्छा एक बात बता, मैं एक शर्त पर तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? पैसे, अगर पैसे का नाम लिया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी यहीं पर गाड़ी में बैठ के, और फिर मुंह तोड़ के बाद तुम्हें यहाँ से अकेले छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है बोल, क्या बोलना है? तू मुझे पसंद करने लगी है क्या, जो मेरे साथ ही रात गुजारना चाहती? नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा, और देख रही हो सामने वहाँ 3-4 लड़कियाँ खड़ी है और शादी इसी काम के लिए खड़ी है, उनमें से किसी को ले लो, जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। ये क्या करो, गाड़ी से उतर जाती है। वो गाड़ी से उतर जाती है, उन तीनों लड़कियों के सामने जाके खड़ी होती। पुलिस को देखकर वो भागने ही वाली थी, तब वो कहती है भागो मत, ये मैं ड्रामा करके आई। अब वो मिस बेंजी की बात को रखती है। वो क्या, मैं प्रोग्राम करके आ रही थी इसलिए वर्दी पहना है। तुम लोगों की रेट कितनी है? तो लोग उस लड़की को सर से पाँव तक देखते, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी पुलिस वाले को, मतलब पुलिस वाले के साथ किया होगा, लेकिन ये नई लड़की है, शादी नहीं लगा कि इनके साथ कुछ हम लोग ऐसे काम नहीं करते, जा यहाँ से जा। देख, जिस जगह तुम लोग खड़ी हो ना उस जगह पर ऐसे ही काम करते हैं। तुम्हारे पास आई हूँ इसलिए कह रही हूँ कि जितना रेट बोलोगे। वो अपने जेब में हाथ डाले, जेब में बोटी कोड़ी नहीं है, आई है हमारी रेट पूछने के लिए। वो अपने घर में गले में जो चेन थी उसे निकालती गई थी। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। एक रात के लिए 1 लाख काफ़ी है?
या इससे ज़्यादा चाहिए? अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो मेरे साथ चलो, कैश तुम्हारे हाथ में दे दूँगी, ये चेन मैं ले लूँगी क्योंकि ये चेन मेरी मेरी मोम की है। तब वो जैसे उसकी तरफ बढ़ाने वाली होती तो मिस बेंजी आके कहती, तू पागल हो गई है क्या? तुमने तो कहा था इनमें से किसी को ले लो, तो तुम्हारी ज़रूरत क्या है? तुम जाओ अपना काम करो और मुझे तुम में से कोई भी मेरे साथ चले। लेकिन ये बात याद रखना, मुझे तकलीफ़ देने वाला रोमांस करना है। अगर बर्दाश्त कर सको तो मेरे साथ आ जाओ, वरना छोड़ दो। क्योंकि मेरे अंदर जो दर्द है, तकलीफ़ है ना, मैं उसे बयान इस तरह से, इस चीज़ से करना चाहती हूँ कि सामने वालों को तकलीफ़ दे सको और उसको तकलीफ़ सहने की आदत हो सके। तेरा दिमाग खराब है, चल यहाँ से हुट। ये कहकर उसे लेती है अपने बाहों में, उसे आटे की बोरी की तरह लेती है। अब गोद में ले नहीं सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तू पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे कह सकती किसी भी रैंडम लड़की को लेकर अपने साथ रोमांस करने के लिए जाए? मैंने तो कहा था तुम्हें नहीं चलना मेरे साथ, तुम्हें किसी और को ले जाऊंगी। मैंने तो सिर्फ आजमाया था, मैंने सोचा शायद तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए मुझे लेके जाए, लेकिन तुम तो किसी और लड़की को लेकर चलने के लिए तैयार हो गई। तो तुझे क्यों जलस हो रही है? तू जा ना, तू जा यहाँ से। मैं तुझे आज तो ऐसे नहीं छोड़ सकती। तू तो पता नहीं क्या से क्या करने बैठी। अच्छा, लड़की ही चाहिए, लड़का नहीं चाहिए तुझे? मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। उससे बातें भी कर रही थी। हाँ पता है तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। वहाँ बैठे माला प्लस उसका बॉयफ्रेंड रॉकी, वो सारी बातें सुन के हंस रहे थे इन दोनों की हरकतें देखकर। ये कहती ये क्या है, शराब पीने के बाद ये ऐसे कैसे कर सकती है? दोनों दोनों यूनिक है, जब से दोनों एक दूसरे से मिले तब से यूनिक कह रहा हूँ मैंने। अब पता नहीं आगे इनका साथ क्या होने वाला है। आगे मुझे अभी का सोच के डर लग रहा है कि मेरी दोस्त के साथ क्या होने वाला है। माफिया क्वीन वंशिका के साथ आज क्या होने वाला है? क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। जो फीलिंग की बात कर रही, जो सेक्स की रोमांस की बात कर रही है ना, एक्सक्यूज़ मी, और रोमांस क्यों करेंगे भला? उसके दिल में दर्द है, तुम नहीं समझोगे। कभी कभार दर्द हमें उस इंसान पर निकालना पड़ता है जब वो हमारे दिल के करीब होता है। वो मानती नहीं है नैना टक्कर, लेकिन उसके लिए कुछ तो फीलिंग रखती है। हमारी प्यारी सी वंशिका के लिए कुछ फीलिंग, और हमारी वंशिका भी उसके लिए कुछ फील करती। इसलिए तो देखो गाड़ी से निकल कर उसे लेकर निकली घर जाने के लिए। अल्लाह के छोड़ देती और किसी के साथ भी रोमांस करती, किसी के साथ भी इंटरमेशन होती। लेकिन उसने ये बर्दाश्त नहीं किया। उसने जाकर उसे पकड़ के आटे की बोरी की तरह लत के कंधे पर लाद के और लेके चल रही है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे उनमें से किसी लड़के को लेना है और मुझे उनके साथ रोमांस करना है। आर्ट रोमांस करना है, सेक्स तो करेंगे ना, हम दोनों करेंगे, हार्ड करेंगे, टैग करेंगे, जो करेंगे तुझे मेरे साथ करना होगा। क्यों? अब ये कहकर उसे गाड़ी में बिठाती है। क्यों क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँ? क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम किसी भी रैंडम लड़की के साथ रोमांस नहीं कर सकती। इस चीज़ की इजाज़त मैं तो नहीं दे सकती बाबा, मैं नहीं दूंगी। अच्छा, तो तुम्हारे बाप का राज है कि तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगे और मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है कि मैं किसके साथ रोमांस कर सकूँ, किसके साथ रोमांस ना कर सकूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तू मेरे लिए सब कुछ है, पता नहीं क्यों, लेकिन तू जो है ना मेरे लिए, मुझे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी इस फीलिंग को नहीं समझ पा रही, लेकिन तेरे करीब आने से मुझे अच्छा लगता है, तेरे पास रहने से मुझे अच्छा लगता है, तेरे साथ अपने दिल की हर बात करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, तू जो सोच रही है वो बिल्कुल नहीं, प्यार तो मुझे तुमसे नहीं है। तो फिर चाह ना, ये कहकर उसे धक्का देती, गाड़ी से बाहर निकालती है, उसे धक्का देके निकाल देती। जो गाड़ी में उसे सीट पे बिठा चुकी थी, उसे धक्के से वो गाड़ी के बाहर ज़मीन पर गिर जाती है। वो कहती है, ऐशा बशे, एक तो मदद करो, ऊपर से कितनी धक्के दे रही है यार, कितना पुश करोगी मुझे। वो खड़ी होती, खुद को साफ करती, कहती फिर से उसकी सीट बेल्ट बांधना चाहती थी, तो कहती मेरा सीट बेल्ट मत बांधो, मुझे उनमें से किसी लड़की को लेने दो। अबे तेरी ऐसी की तैसी, कैसे लड़की को लेने दो तुझे कोई काम धंधा नहीं है? करना है जो करना है मेरे साथ करना, कह रही है ना मेरे साथ सब कुछ कर। तुम्हें पता है मैं तुम्हें दर्द दूंगी आज रात, बहुत ज़्यादा दर्द दूंगी, बर्दाश्त कर लोगी? तुम्हारे जिस्म के एक हिस्से को सही सलामत नहीं छोड़ूंगी तो बर्दाश्त कर लोगी? क्या इतनी दर्द देने वाली रोमांस करने की ख्वाहिश है तुम्हें? मेरे अंदर जो दर्द है ना उसे मैं बयान करना चाहती हूँ, तो लफ्ज़ों से कर ना, लफ्ज़ों से कर। क्यों अपने एक्शन रिएक्शन करना चाहती? लफ्ज़ों से कर। तो लफ्ज़ों से करेगी, मैं तेरे साथ लफ्ज़ों में बात करूँगी, ठीक है? पर मुझे तो नहीं करना। मुझे वाकई किसी के साथ इंटीमेट होना है, मुझे वाकई किसी के साथ रोमांस करना है, मुझे वाकई किसी के साथ सेक्स करना है। अब भला बता, बोल, करने देगी? अच्छा करना है ना, ये ले, ये क्या करो, उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे सॉफ्टली किस करती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती है। पहले उसकी लोअर लिप को अपने ओंठों के बीच लेकर उसे साफ करने लगती, उसे बहुत प्यार से चूसने लगती। फिर उसे क्या करती, उसके नीचे वाले हिस्से ओंठ को लेकर अपने ओंठों के दांतों की तरह
ले जाकर आराम से, बहुत ज़ोर से नहीं, आराम से अपने दांतों के बीच में गाड़ देती और हल्की सी बाइट करती, हल्की सी, और जिससे उसकी आह निकल जाती। और अब वो दोनों एक दूसरे को परफेक्ट किस कर रहे थे, परफेक्ट एक ब्यूटीफुल किसेस स्टार्ट होती है उनकी, इस तरह की किसेस। अब वो क्या करती है, उसके ऊपर आके बैठ जाती है। तो कहती फेस, जैसे वो किस करती उसके ऊपर आके बैठने ही वाली थी तो वो कहती है यहाँ मत करो। तो कहती है, वो उसे दूर हटा के कहती है यहाँ मत करो। तो डर लग रहा है कि हम रोड के बीचों बीच करने वाले, कोई हमें देख लेगा, वो तुम वर्दी में हो, कोई कहेगा पुलिस वाले कि ऐसे काम करते हैं आजकल रोड पे। नहीं, मुझे किसी के बाप से भी डर ना लगे और इस वर्दी की इज्जत करती हूँ इसलिए मना कर रही हूँ। डर तो मुझे किसी से लगेगा नहीं। और लेकिन हाँ, बात अगर तुम कह रही हो इस वर्दी की, तो हाँ मैं इस वर्दी की इज्जत करती हूँ और इस वर्दी में यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते, इस वर्दी का नाम खराब करना नहीं चाहिए, इसलिए वजह ये है। और दूसरी वजह तुमने पहले लिखा था ना, गाड़ी के अंदर स्पेस नहीं है, तो हमें अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छी खुलासा जगह। मैं ओयो नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें वहाँ लेके भी नहीं जाऊँगी, समझी? और मैं गलती से भी कभी भी तुम्हें वहाँ नहीं लेके जाऊँगी, आई प्रॉमिस। अगर लेके जाना है कोई स्पेशल होटल, नहीं होटल भी नहीं लेके जाऊँगी, अब तो लेके जाना है तो मैं तुम्हें अपने फ्लैट पे लेके चलूँगी। मेरे साथ रहोगी? आज रात जो होगा इसके बाद अगर रहने का दिल करेगा तो रह लूँगी। चलो ठीक है, एक डील करते हैं। क्या डील? हम लोग एक साथ रहेंगे, ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे। ओपन रिलेशनशिप ये क्या होता है? हम एक दूसरे के साथ होंगे लेकिन एक दूसरे को बांधेंगे नहीं, किसी चीज़ से नहीं बांधेंगे। जो तुम करना चाहते हो करो, जो मुझे करना है मैं करूँगी, हम एक साथ रहेंगे। अगर तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ, ना मुझे किसी के साथ डेट वगैरह नहीं करना। हाँ, तुम्हें कोई पसंद जो नहीं कर सकता मिस बहन जी, हाँ पता है तुम्हें, इसलिए तो तुम मुझे ये ऑफ़र दे रही हो, लेकिन तुम भी किसी के साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा ओपन रिलेशनशिप करते हैं। तुम तो कुछ ज़्यादा सीरियसली लूँगी ना, जो तुम कह रही हो उसका उल्टा करूँगी, क्या बात है? अगर रिश्ते में लेना है तो वफादारी ईमानदारी करो। ओके, मेरे डैड के सामने तुम आओगी मेरी गर्लफ्रेंड के तौर पर? ऑफ कोर्स आऊँगी, जहाँ दुनिया में तुम मुझे दिखाना चाहो दिखा लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे अलावा तुझे कोई छुएगा नहीं, ये बात याद रख, ज़हन में रख। क्या मतलब? अगर ऐसा मोमेंट हुआ तो मैं आ जाऊंगी तेरे पास, तू फिक्र मत कर। तू कहीं पर भी जाए ना, कहीं पर भी तेरा मूड बने ना, तो तेरे सामने ही मैं ही आऊँगी। तो इसकी टेंशन ना ले, इस बात को जहन में यहाँ रख दे और अपने दिल में रख दे, दिमाग और दिल दोनों में रख दे। जब भी तेरे पास ना ये खलबली वाली चीज़ें होंगी ना, जिसे तुम अपनी आग को ठंडा करना कहती हो, जिसे तुम अपनी इस फीलिंग को सेक्स के ज़रिए उतारना चाहती हो, तो मैं खुद पहुँच जाऊँगी तुझ पर, तो तू डोंट वरी। अच्छा, अगर मैं बाहर के मुल्क में चली गई, विदेश चली गई, तब भी तुम आओगी मेरे पीछे? मैंने कहा ना, जहाँ तू जाएगी वहाँ तक आ जाऊंगी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के तेरे पीछे आऊँगी। अच्छा, तेरे पास है क्या? मेरे पास बहुत कुछ है, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन तुम बहुत बड़ी झटका खाओगी। मुझसे झूठ कभी मत बोलना। मेरी ज़िंदगी एक झूठ पे बनी है, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी एक झूठ पे बनी है। उसे सुनने के बाद, उसके बाद जानने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हारी ज़िंदगी झूठ पे बनी? इस चीज़ को छोड़ना, जो तू बात करे वो बात करते। हम दोनों अगर रिश्ते में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओपन रिश्ते में आ रहे हैं, कि कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते, लेकिन हाँ सेक्स वगैरह तुझे मेरे साथ ही करना है। अगर तुझे करना है, तेरे मूड बने तो कर। अच्छा, तो तेरे पास मूड, तेरा मूड नहीं बनता क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात तू पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाली है। ठीक है, आज रात जो हम करेंगे, इसके बाद जो तुम फैसला करना है तुम करना, ठीक है? लेकिन जो तुम करोगी ओश में करना प्लीज़, बेहोशी में मत करना, बाद में मुकर जाएगी तू। नहीं, मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे याद आएगा मैं क्या करती हूँ। ना ना ना, तू बिल्कुल होश में नहीं चाहिए, ठीक है? पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं मेडिसिन लूँगा, मेडिसिन खाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, ठीक है? हॉस्पिटल क्यों चलती है? सामने स्टोर, वहाँ चलते हैं। चलो फिर, ये क्या करो, सामने जाते उससे वर्दी में देख कर कहती सैल्यूट करती, सलाम करती, सलाम मैम सलाम, हमें एक मेडिसिन चाहिए। कौन सी मेडिसिन मैडम? नशा उतारने वाला मेडिसिन है तुम्हारे पास जो जल्दी नशा उतार सके? हाँ है मेरे पास, एक मिनट की, ये वाली है। अच्छा रुको, ये लेती है और गूगल से उसकी तस्वीर निकाल के गूगल पे रिसर्च करने लगती है मिस बहन जी। ओवन पड़ती है, ये ठीक है, ये वाली दे दो। ये मैं सही वाली तो दे रहा था मैडम। नहीं बेटा, भरोसा नहीं होता आजकल किसी पर। ओके, इससे कितनी देर में मेरा नशा उतरेगा? हाँ, आपको कितनी देर में नशा उतारना है ये बताइए। घर तक पहुंचते हो मेरा नशा उतर जाना चाहिए, ऐसा इसलिए कह रही हूँ। ओके, तो आप ले लीजिए, आप घर तक पहुंचेंगे तब तक आपका नशा उतर जाएगा।
जैसे ही नैना ये पूछती है कि कब तक नशा उतरेगा, गाड़ी तक घर तक पहुंचना है, तो उसकी तरफ घूर के देखती है और जैसे ही कहती है गोली लेती है, मुंह में लेती है, एक लो दे दो। और स्टोर वाले से पूछ रही है 2 ले लेंगे तो जल्दी नशा और ज़्यादा उतर जाएगा। ठीक है पानी दो। ये कहकर वही खड़े खड़े वो पानी और गोलियाँ पी लेती है। तो कहती बाबा रे बाबा, ऐसे कुछ ज़्यादा ही आग लगी है ठंडा करने के लिए। मेरी तो खैर नहीं, मैं कहाँ फंस गई। चल जाने दे देती ना किसी के साथ। तब उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर कहती है बहुत शौक था तुम्हें इससे बचाने का, इसके देखभाल करने का, बुक तो तुम लोग चुप रहो और तुम लोगों का मैं कभी बंद नहीं हुआ। नहीं, तुमने वादा किया जब तक तुम्हारी आ ऊ की आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक तू वीडियो ये कॉल कट नहीं करेगी। तू दिमाग ख़राब है तुम लोगों का, इतनी सारी बातें सुनने की क्या ज़रूरत है। वैसे यार एक बात तो है, तेरी बंदी तो कमाल की निकली। एक्सक्यूज़ मी बंदी। अब वो साइड में उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, वो उस स्टोर वाले से बात कर रही थी नहीं ना, तो वो साइड में जाके बात करने लगती। कॉल आ जा, मैसेज के साथ उनका कॉल भी था, उसे पीस सुनने लगती। कहती क्या बात है, तेरी बंदी तो कमाल की निकली। हम तो उसे नॉर्मल शरीफ लड़की समझते थे, तुम लोग समझती थी, मैं तो नहीं समझती थी ना। तो सोच ले तेरे साथ बहुत कुछ करने वाली है, तेरी तो खैर नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ काटने को मिले तुझे। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जाने के बाद मैं से सुला दूंगा। अच्छा वो जो गोली तुम इसे खिला रही उसका क्या शौक था ना तुम्हें, होश में रहकर रोमांस करने का, बुक तो। और जिस तरह वो होश में पी पी के कर रही है ना, गोलियां निगल रही है, मुझे नहीं लगता कि आज तुम पूरी रात सलामत रहोगी। हाँ सुबह अगर जिंदा मिली तो ठीक, वरना तो कुछ भी हो सकता है। तुम लोग का दिमाग खराब है, ऐसा कुछ। वैसे एक बात तो बताओ, कोई नहीं कह सकता इस वक्त माफिया क्वीन मिस वंशिका राजपूत नैना टक्कर से मिल रही है। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह मिल रही, एक बहन जी, एक नॉर्मल जैसी तुम हो स्टार्टिंग से, जिस वंशिका को हम जानते वैसी वंशिका से वो मिल रही। तो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। ये कहकर बंद करती फ़ोनों के दिक्कत। चलो किससे बात कर रही हो, किसी से नहीं बात कर रही हूँ, तो फिर चलो। ये कहकर उसका हाथ पकड़ती है कस के। ए मेरा हाथ तो छोड़, तेरे नाखून सारे मेरे हाथ में घुस रहे ले। जस्ट शट अप, इससे और ज़्यादा दर्द तुम्हें देने वाली हूँ, तो बर्दाश्त कर लो अभी से। ये कहकर उसे गाड़ी में बिठाते हो, खुद ड्राइविंग सीट में जाने वाली। तो कहती नहीं, तुमने मेडिसिन लिए ना, तू आराम कर, तू इस साइड पर बैठ, ठीक है। ये कह के वो गाड़ी की तरफ दूसरी ड्राइविंग की सीट पर आके बैठती है। जैसे ही बैठती है तो नैना क्या करती है, जाके उसके गोद में बैठ जाती है तू क्या कर रही है, तुम्ही ने तो कहा मैं बैठ जाऊंगी तो तुम ड्राइविंग करोगी, तो मुझे तुम्हारे गोद में बैठना है। तू अभी तक नशे में, तूने गोली खाई है। उसने कहा तो टाइम लगेगा ना, घर जाएंगे तो मेरा नशा उतर जाएगा। लेकिन वो बैठती किस तरह है ने, मिस बेंजी की नज़र ड्राइविंग की ओर होती है, वो सीधा देख रही थी, लेकिन वो बैठती है टर्न होके, मतलब उसे अपनी चेस्ट मिस बेंजी की चेस्ट को ऊपर चिपक जाती है और उसे हक करके बैठ जाती है उसके ऊपर। उस तरह बैठती है नैना टक्कर उसके साथ। ओके गाइज, आज के लिए इतना है। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ एक और बात कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर गेमर्स, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच मिस पूनम, थैंक यू सो मच मिस डॉक्टर साहिबा, थैंक यू एवरीवन, सबके लिए थैंक यू। और जो लोग एक्स्ट्रा मुझे मैसेज करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इसलिए छुट्टी की है ये बता नहीं सकती, कुछ पर्सनल रीज़न थे। यही कहे कुछ दिल टूटा हुआ महसूस हुआ तो छुट्टी करने का दिल किया। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और